हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। दोस्तों, हम लोग कल खत्म कर चुके थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड, दैट वाज एसे नंबर 240, फ्रॉड एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। आज हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट एसे इन द लाइन, दैट इज एसे नंबर 250। एसे 250 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये किस बारे में बात करता है, आइए जरा उसको समझते हैं। ऐसे 250 बात करता है इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, द कंसिडरेशन अबाउट, कंसिडरेशन ऑफ व्हाट, द लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वेन एवर यू आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू टेक इन कॉग्निजेंस, आपको लॉ के बारे में ध्यान रखना है। तो कैसे क्या आपको ये काम करना है, इसके बारे में ऐसे नंबर 250 आपके साथ यहां पे आपको गाइड करने के लिए मदद करेगा। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू कंडक्ट द ऑडिट और आपको दिखता है कि देर आर सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस दैट नीड्स टू बी कंप्लाइड विद, तो कैसे उसको डील करना है, इसके बारे में ऐसे 250 बात करता है। चल, so SA 250 deals with the auditor's responsibility that he has to consider laws and regulations when he is performing the audit of financial statements. However, this does not apply. ये ऐसे कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब आपका बकायदा कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट का काम है, which is specifically does not apply when you are specifically engaged to separately test and report the compliance with the specific laws and regulation. अगर आपका काम ही वो लॉज और रेगुलेशंस को कंप्लाई किया या नहीं किया चेक करने का है, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे 250 को कंसीडर नहीं करना है। आपने पूरा वो लॉ का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, आपने उसको चेक करना है। दिस द रिक्वायरमेंट इन दिस एसे are designed to assist the auditor in identifying and assessing the risk of material misstatement in the financial statement due to non-compliance with the laws and regulation। कि क्या ऐसा कहीं पे भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी है क्या कि कोई स्पेसिफिक लॉ को आपने कंप्लाई नहीं किया हो, इसके बारे में बातचीत करी गई है। ठीक है एकदम, यस सर। सो बेटा ऐसे 250 के बारे में क्या बोला यहाँ पे कि ऐसे 250 बोलता है कि देखो भाई, एज एन ऑडिटर when you are conducting the audit of financial statements, you have to consider these laws and regulations। बराबर है। तो आपको देखना है कि क्या इधर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपको लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए बोला गया था, whether in fact it has been complied with or not। this essay will help you to guide कि क्या कहीं is there any non compliance with the laws and regulation। अगर आपका स्पेसिफिकली काम है कि बाबा कोई पर्टिकुलर लॉ को कंप्लाई किया है या नहीं किया है, ये चेक करने के लिए आपको एंगेज किया गया है, तो ऐसे केस में ऐसे 250 आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। यू हैव टू स्पेसिफिकली टेस्ट द कंप्लायंस विद दैट पर्टिकुलर लॉ। क्लियर एकदम? यस। ओके, पूरा एकदम पिक्चर लेके चलना है एकदम, ठीक है। सो यहां पे जब आप ऑडिट करने गए हो तो आपको देखना है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, चेक करना है कि वेदर देर इज एनी नॉन कंप्लायंस और नॉट, और आपको रिपोर्ट करना है। सही है एकदम। अगर आपका काम है स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर लॉ या रेगुलेशन को कंप्लाई किया या नहीं किया चेक करने का, तो क्या करना है, आपने बकायदा जाके चेक करना है, बात खत्म हो गई। सही है। आगे, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहे हैं? इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द एंटिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, जरा अभी इस बात को समझना। पहले मैं आपको बता दूं कि देखो बच्चों, यहां पे जब हम लोग लॉ की बात करते हैं ना, सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस, टू टाइप्स ऑफ लॉस वी हैव। वो दो टाइप के लॉ कौन से हैं? नंबर वन, दैट affects financial statements, and another, guess what, that does not affect financial statements।
मतलब कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट्स को अफेक्ट करेंगे. वॉट एवर इज प्रेजेंटेड, रिपोर्टेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर, वो आपको अफेक्ट करेंगे अगर आप उसको नॉन कंप्लाई करोगे. सो एक क्या हुआ, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेंगे, और दूसरा क्या हुआ, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेंगे. कितना सिंपल है एकदम, सही है एकदम. सो क्या हुआ, एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेंगे, एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेंगे. तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना. द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of laws and regulations varies considerably. Those laws and regulations to which an entity is subject to constitute the legal and regulatory framework. The provisions of some laws and regulations have a direct effect on the financial statements in that they determine the reported amounts and disclosures in the entity's financial statements. अपना इनकम टैक्स, अपना कंपनीज एक्ट, वो बोलता है आपको कि कौन सी अमाउंट कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है. सो दे डायरेक्टली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर. एंड देन देयर आर अदर लॉज एंड रेगुलेशंस which are to be complied by the management or set under the provisions which the entity is allowed to conduct the business but do not have direct effect on the entity's financial statements. मतलब दो टाइप के लॉस. अब जैसे इधर अपन ने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल इधर आते हैं और इधर अपन ने क्या देखा, जैसे आपको कंपनीज एक्ट के अंदर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं तो अमाउंट्स अफेक्ट होंगे. जैसे आपको इनकम टैक्स के अंदर बोला है कि कौन से अलाउड है, डिसअलाउड है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो आपके अफेक्ट होंगे. तो ये बात तो हो गई. यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे आप समझिए देयर आर सम एनवायरमेंटल लॉस, बराबर के नहीं. तो एनवायरमेंटल लॉस को आपको कंप्लाई करना है. जैसे आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को आपको कंप्लाई करना है कि वो बोलता है कि इतना इतना आपको अगर बैंक चालू करना है तो आपको कैपिटल इतना होना चाहिए, एग्जिस्टेंस इतने समय का होना चाहिए, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होना चाहिए, इंश्योरेंस के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन है. तो इससे क्या होता है, इट इज जस्ट व्हाट कि ये जो लॉज है, बराबर, आपको इन लॉज को कंप्लाई करना है ताकि आपको क्या हो सके, दैट यू आर अलाउड टू कंडक्ट द बिजनेस, यू आर अलाउड टू कंडक्ट द बिजनेस. They do not affect the financial statements. और कुछ लॉज होते हैं they have an effect on financial statements. So कुछ laws they have an impact on financial statements, कुछ laws they do not have impact on financial statements, but those laws need to be complied in order that you continue doing your business. कुछ laws आपके financial statements को affect करेंगे, कुछ laws आपके financial statements को affect नहीं करेंगे, but अगर उन laws को आपने comply नहीं किया तो आपको धंधा करने नहीं देंगे वो लोग. समझे बात को, ऐसा है. सो some entities operate in heavy regulated industries such as banks and chemical companies. Others are subject only to many laws and regulation that generally to operating aspects of the business such as occupational safety and health. Non-compliance with laws and regulations may result in fines, litigations or other consequences of the entity that may have एंड मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब कोई लॉ अगर आप कंप्लाई नहीं करो तो अगर उससे आपको फाइन, लिटिगेशन वगैरह आपको अगर लगता है, इफ देयर इज अ फाइन, लिटिगेशन और अदर कॉन्सिक्वेंसेस, देन इट मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अभी यही लॉस की अगर अपन बात करें, सो बैंक या इंश्योरेंस लॉस को अगर आप कंप्लाई नहीं करो तो आपका जो लाइसेंस है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कैंसल्ड, दैट लाइसेंस विल बी व्हाट, कैंसल्ड. इसका मतलब फिर क्या हो गया, आपका गोइंग कंसर्न, आपका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया. तो इस वजह से जो अमाउंट आप दिखाओगे वो कैसे होंगे, वो रियलाइजेबल वैल्यू पे होंगे. आरवी मतलब रियलाइजेबल वैल्यू. सो ऐसे क्या हो जाएगा, आपके ये अमाउंट्स जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अफेक्ट हो जाएंगे. सो आपको समझ में आया कि लॉस के बारे में पहले एक जनरल फ्रेमवर्क समझ में आया.
देखो ये स्टैंडर्ड बोलता है, अपन इसका समरी चार्ट बनाएंगे, यू डोंट वरी। पहले एक बार पूरा बॉडी के अंदर डाल लो, फिर एक पूरा जो इतने सारे पेजेस का जो समरी चार्ट बनेगा ना वो एक साथ बनेगा वो। सो क्या हुआ आपको क्लियर एकदम? सो इफेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, तो क्या है भाई, दो टाइप के लॉज है, विच अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डज नॉट अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। we have to see those laws which has an effect on financial statements, but जो laws आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करता है, बट अगर इनको आप अगर कंप्लाई नहीं करोगे तो इसके वजह से आपको फाइन पेनल्टीज या और कोई कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कि जैसे आपका लाइसेंस छीन लेंगे। और ये कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट करता है तो आपको वो भी देखना है कि वो कंप्लाई किए या नहीं किए। क्लियर है एकदम बात? बेस्ट है सर, समझ में आ गया अच्छे से एकदम। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर? यहां पे अपना गोल क्या है? सिंपल। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 250 आर, नंबर वन, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या बोला? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस regarding compliance with the provisions of those laws and regulations that have a direct effect on the determination of material amounts or disclosures in the financial statements। क्लियर एकदम? उसके बाद specific audit procedures to identify non-compliance with other laws and regulations that may have a material effect on the financial statements, and then to respond appropriately to the non-compliance or suspected non-compliance which has been identified during the audit। so क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है कि ऑडिट एविडेंस लेना है टू चेक वेदर देर इज अ compliance which have a direct effect, then specific audit procedures of non-compliance with other laws and regulations। ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं अपन एकदम? यस सर, ठीक है, इसको अंडरलाइन नहीं भी किया तो भी चलेगा, ये मस्त हाईलाइटेड है ये पार्ट। सो दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट समझ में आया? सो सबसे पहले अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का, उसके बाद अदर लॉस को कंप्लाई किया या नहीं किया वो चेक करने का, एंड लास्ट में रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। चलो, सो यहां पे हम लोग बनाते हैं अपना समरी, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स पे आ जाएंगे। एसए 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉस एंड रेगुलेशन। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू अदर, साथ में लिखो बच्चों, टू अदर अश्योरेंस engagements where engagement is to check compliance with specific laws and regulations। Types of laws that have direct effect on financial statements, that does not have direct
effect on financial statements. However, non-compliance may have non-compliance may have material effect on फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट है एकदम। तो इससे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर sufficient, appropriate ऑडिट। कैसे लिखूं इसको? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर अलग स्टाइल से लिखते हैं अपन। थोड़ा अलग स्टाइल से लिखेंगे ना। obtain sufficient and appropriate audit evidence about compliance of these laws। चेक करने का सही मायने में कि ये लॉ कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, विच हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर? टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स about non-compliance of this law, and उसके बाद थर्ड पॉइंट, टू रिस्पॉन्ड appropriately in regards to compliance और नॉन compliance। तो ये क्या हो गया? दो टाइप के लॉज है। तो ये जो है ना बच्चा, ये ऐसा उसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। वाओ, दिस इज गुड। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है एकदम बात? सो ऐसे 250 का ये फर्स्ट पॉइंट है। ये नोट करेंगे इसको।
डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद now we talk about is what is the responsibility of the management for compliance with laws and regulation। तो पहले अभी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अभी अपन बात कर रहे हैं भाई मैनेजमेंट तेरा क्या काम है इधर। तो जो भी है वो मैनेजमेंट का काम है और एज एन ऑडिटर फिर अपन ने इसको चेक कर लेना है। सो आइए, अगर वो कंपनी का मैनेजमेंट है, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू सी द ओवरसाइट of those charged with governance with the oversight of those charged with governance to ensure that the operations are conducted in accordance with the provisions of law and regulation, including the compliance with the laws and regulations that determine the reported amounts and disclosures in the entity's financial statements। भाई बेसिकली हम क्या चाहते हैं, टीसीडब्ल्यूजी तुम ध्यान रखो और जो भी लॉज है वो आप कंप्लाई करो और जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो आप बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे हो वो लॉज एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहते हुए करो, खत्म। The following are the examples of the types of policies and procedures the entity may implement to assist the prevention and detection of non-compliance with the laws and regulations, prevention and detection of non-compliance। Number one, monitoring the legal requirements to ensure that the operating procedures are designed to meet the requirement, instituting and appropriating the proper systems of internal control, developing, publicizing and following a code of conduct, ensuring employees are properly trained and understand the code of conduct, monitoring the compliance with the code of conduct and acting appropriately, engaging legal advisors to assist in monitoring legal requirements, and maintaining a register of significant laws and regulations which the entity has to comply। So मैनेजमेंट ने ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स लगाने चाहिए जिससे मैनेजमेंट अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव कर सके, खत्म। आएंगे उसका समरी बनाएंगे, याद भी कर लेंगे। Larger entities, the policies may be supplemented by assigning appropriate responsibilities to internal audit function, audit committee and compliance function। ठीक है, अब what is the responsibility of the auditor? ध्यान रखना, not responsible for preventing non-compliance, not responsible for preventing non-compliance। मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। मैं जाके ये नहीं देखूंगा कि तुम लोग है ना बराबर से कंप्लाई करो, मैं फॉलो अप करूंगा अरे तुम कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे। नॉट responsible and cannot be expected to detect non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all laws and regulation। ये क्यों है बाद में आपको पता चलेगा। ये जो है this is what we say is inherent limitation। ये क्या है, this is the inherent limitation of what the audit। ठीक है, the auditor is responsible only for obtaining the reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error। In conducting the audit of financial statements, the auditor takes into account the applicable legal and regulatory framework। लिखा ना इधर, owing to inherent limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatement in the financial statement may not be detected, even though the work is performed in accordance with the SA। तो हम लोग सारे लॉस को कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ ये भी हम लोग चेक नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्योंकि समझो इतने सारे लॉस है, मतलब आप समझो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी लॉ, कितने सारे लॉज है भाई। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक ट्रांजेक्शन में हर एक चीज आपकी कंप्लाई हुई है नहीं, आप चेक कर लो, ठीक है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस, द potential effect of inherent limitations on the auditor's ability to detect the material misstatement are greater for reasons such as the following। So why it is the having greater impact? So number one, क्या अभी बोला मैंने आपको, there are many laws, इतने सारे लॉज है बराबर to the operating aspects of the entity and that typically do not affect the financial statements and are not captured by the financial reporting। Non-compliance may involve conduct designed to conceal it, such as collusion, forgery, deliberate failure। तो ऐसे केस में फ्रॉड को डिटेक्ट करना वापस से अपना इनहेरेंट लिमिटेशंस था। यस,
and whether the act constitutes non-compliance is a matter of legal determination by court of law. क्या कंप्लायंस है, क्या नॉन कंप्लायंस है, ये कानून डिसाइड करेगा, मैं कौन होता हूं. तो ये 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ए, बी एंड सी, बराबर है कि नहीं, ए, बी एंड सी, these are the 3 points that creates what the inherent limitation. Ordinarily, the further removed non-compliance is from the events and transactions reflected in financial statements, the less likely the auditor is become aware to recognize the non-compliance. सही है एकदम, yes. So यहाँ पे objectives होने के बाद now we talk about is the responsibilities. देखो एक ही बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है उसको, ठीक है ना. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ठीक है. सो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नंबर 1, ensure compliance with laws and regulation. Number 2, operations are conducted in accordance with laws and regulations. क्लियर एकदम बात. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यू हैव टू एंश्योर दैट देयर इज कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस एंड ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट, द लॉज एंड रेगुलेशंस. लॉज को कंप्लाई करो, ऑपरेशंस आपके लॉ के हिसाब से होने बहुत जरूरी है. सो ऐसे केस में व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट. तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Therefore, they need to implement what, policies and procedures to make sure that these compliance with laws and regulations are happening. समझा बात को. सो इसके लिए क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप लगाओगे. सो कौन से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे. फर्स्ट, ये 7 पॉइंट है. सो मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड एंश्योरिंग दैट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू मीट दोज रिक्वायरमेंट. सो फर्स्ट आपने क्या देखना है, आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू सी द लीगल रिक्वायरमेंट एंड उसके हिसाब से आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू मीट दोज रिक्वायरमेंट. पहले देखिए आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, देन उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, यू डिजाइन योर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. यू डिजाइन व्हाट योर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स in accordance with those requirements. समझा गया, एकदम सिंपल. पहले लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो तो आइडेंटिफाई करो. यू मॉनिटर योर लीगल रिक्वायरमेंट्स, ध्यान दो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आप क्या करिए, आपके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है ना, उसके हिसाब से आप आपके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को आप डिजाइन कीजिएगा. क्लियर एकदम. ओके, सेकंड पॉइंट, अब ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपने डिजाइन कर लिए. नाउ अब उन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कंप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूट एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो आपने क्या करना चाहिए, अब इसको कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए
आपने क्या लगाना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब ये इंटरनल कंट्रोल में और क्या आएगा प्रॉपर, एक आपका कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, बराबर है। और इस कोड ऑफ कंडक्ट के लिए यू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, एंड इस कोड ऑफ कंडक्ट के लिए आपने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपरली कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करना चाहिए। सो कोड ऑफ कंडक्ट तो आप लगा दोगे। सो कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ आपने क्या करना चाहिए, फोर्थ पॉइंट, आपने एम्प्लॉयज को देना चाहिए ट्रेनिंग, एंड नंबर 5, यू हैव टू डू द मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस विद दैट पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट। सही है एकदम, यस सर। उसके बाद you also engage what, legal advisors to assist the monitoring of legal requirements and maintain a register of significant laws to comply within the particular industry। खत्म। सो ये यहाँ पे आपका 6th पॉइंट क्या हो गया, तो आपने क्या लेना है, लीगल एडवाइजर्स का असिस्टेंस आपने लेना है, बराबर। एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन व्हाट, रजिस्टर की, रजिस्टर ऑफ लॉस एंड रेगुलेशन, कि आपको कौन से लॉस एप्लीकेबल है। तो ये जो है ना, ये सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप एज अ मैनेजमेंट आपने करना है। आप देखो कितना इजी लगता है, एकदम सिंपल करेंगे भाई क्लास में, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। सो क्या हुआ यहाँ पे, मैनेजमेंट का काम क्या है, दैट मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो भी आपके बिजनेस ऑपरेशंस है दे आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट, द लॉज एंड रेगुलेशंस। सिंपल एकदम। अब ये दो ऑब्जेक्टिव्स को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगानी चाहिए। सो मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, पहले तो मॉनिटर करना चाहिए कि अपने को कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उन्होंने डिजाइन करना चाहिए। अब वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन करने के बाद दे शुड हैव अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उस इंटरनल कंट्रोल में चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आपने क्या करना चाहिए, उसको लोगों को आपने ट्रेनिंग देना चाहिए और मॉनिटरिंग करना चाहिए कि वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। लीगल एडवाइजर्स को आप बुलाइए और साथ ही साथ एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिससे आपको पता चले कि आपको कौन से लॉस को कंप्लाई करना है करके। साउंड्स गुड, यस। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, not to prevent non-compliance with laws and regulation, उसका काम नहीं है, बराबर। एंड ओइंग टू inherent limitation, auditor cannot ensure compliance with all laws and regulation, even though audit is conducted in accordance with essay। ठीक है। अब इसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस क्यों आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं नंबर 1, many laws deliberate
नॉन कंप्लायंस, तो उसके वजह से ये हो जाएगा। एंड नॉन कंप्लायंस judgment is to be decided by court of law. चल, नोट दिस डाउन। पूरा लिखो अच्छे से। पूरा लिखो पूरा। ओके डन। चलो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। SA 250 distinguishes the auditor's responsibility in relation to
कंप्लायंस विद टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉस, जो हमको पता है. One, the provisions of those laws and regulations that have a direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the financial statements, and other laws and regulations that do not have direct effect. क्या लिखा हुआ है? एक है क्या, that have a direct effect, and दूसरा that do not have direct effect. ये ध्यान में रखने का. सो टू टाइप के लॉज अपन ने ऑलरेडी पहले बात कर ली थी इसके ऊपर. So, but compliance of which may be fundamental. Fundamental मतलब important, essential. Why? To the operating aspects of the business, to the entity's ability to continue the business or to avoid material penalties. अगर वो लॉस को आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा या आपको पेनल्टी लगेगी, और वो पेनल्टी इतनी हेवी होगी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गहरा इंपैक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, कंप्लायंस विथ व्हाट अपन बात करते हैं, ऑपरेटिंग लाइसेंस, कंप्लायंस विद द solvency requirements, or compliance with the environmental regulations. So non-compliance will have a material effect on the financial statements. Example, going concern may be affected. वापस लिखता हूं मैं. It can result in cancellation of license, and that may affect going concern. तो इसीलिए इसका कंप्लायंस अपने को चेक करना बहुत जरूरी है. फॉर द कंप्लायंस ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस दैट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये हम लोग ने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में पढ़ लिया था, दैट वी हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. बराबर. फॉर अदर लॉस वी हैव टू, फॉर ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स, इट इज लिमिटेड टू अंडरटेकिंग द स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद दोज लॉज एंड रेगुलेशंस. और ये दो पॉइंट्स हम लोग ने कहा पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ लिए थे. समझ में आया आपको? सो ये दो टाइप के लॉस और वो ऑब्जेक्टिव्स में अपना काम खत्म हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस. सो क्या करना है? एज अ पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी and its environment, the auditor shall obtain the general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and the industry or the sector in which the entity operates, and how the entity is complying with that framework. So अपन ने as an auditor क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग लेना है कि कौन से लॉज इन लोग को एप्लीकेबल है, और वो लॉ कंप्लाई करने के लिए बराबर वो लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हाउ, इनका एक तो फ्रेमवर्क क्या है लॉ का, और वो उसे कैसे कंप्लाई कर रहे हैं. द ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू हेल्प एंड आइडेंटिफाई द इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस. ऑडिट प्रोसीजर में नंबर 1 इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, एंड नंबर 2 इंस्पेक्टिंग द करस्पॉन्डेंस विद द रिलेवेंट लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी ऑथोरिटीज. बराबर. सो यहां पे एक तो आप इंक्वायरी करोगे. इंक्वायरी मतलब आप सबको पता है, सीक इंफॉर्मेशन. इंस्पेक्टिंग मतलब क्या कहते हैं? वेरीफाई रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स. बचपन में पढ़ा हुआ ये, बस याद दिला रहा हूं. सो चलो यार, खत्म ही हो गया है तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है इसके अंदर. देर आर सर्टन, अभी वापस वही वही बातें हो रही है. There are certain other laws and regulations that may need particular attention. Other laws may need particular attention by the auditor because they have a fundamental effect on the operations of the entity. Non-compliance may result into what? Non-compliance may cause the entity to cease the operations, cause entity to cease operations or call into question the going concern. बराबर. Therefore, the audit procedures that need to be applied to form an opinion on financial statements may bring the instances of non-compliance with the laws and regulations. During the audit, the auditor shall remain alert. That is, we all know, कल से पढ़ते आ रहे हैं अपन, professional skepticism,
कि कहीं ऐसा कोई इंस्टेंस आपको दिख रहा है क्या इन रिगार्ड टू नॉन कंप्लायंस. The auditor shall request management and where appropriate those charged with governance to provide us with what? Written representation. So audit procedure में चेक करना है आपको क्या? Audit procedure to ensure non-compliance, remain alert, obtain written representation. Clear एकदम? Yes. So यहाँ पे जो audit procedures, audit considerations में है, तो अपन ने क्या करना है यहाँ पे अभी? आपके पास जगह नहीं होगी. मैं है क्या इधर जगह ऐसे थोड़ा बहुत? छोड़, एक एक पॉइंट ही लिखना है. छोड़ो, इधर लिखते हैं. मतलब वही चीज़ है बट क्या करना है उसको. तो इसके लिए इधर जगह भी नहीं होगी तो भी कुछ तो भी जुगाड़ करो. सो ये ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करना है. और स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर नॉन कंप्लायंस में इधर ऑडिट प्रोसीजर क्या है अपना? लिखो रे चलो. चिक चिक मत करो. हम्म. कर दिया ना ऐड? चलो. सो ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर आपको नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड, फटाफट अभी इसको रिपोर्ट करने का है, खत्म करने का है. अभी हो गया देखो. So audit procedures when non-compliance is identified. Non-compliance is identified or it is what? Suspected. Doubt आया है तो. So if the auditor becomes aware of the information consisting of what? Non-compliance or suspected non-compliance, he shall obtain understanding of the nature of the act. बराबर के नहीं? Understanding of the act in which it has been occurred and further information लेने का to evaluate the possible effect on financial statements. कि मतलब क्या situation आपने, मतलब क्या आपने comply नहीं किया. बराबर. Understanding of the act, that is what is not complied, and then you have to understand what is the effect on financial statements. Correct एकदम. If the auditor suspects that there may be non-compliance, he shall discuss the matter. अगर उसको suspicion है, discuss the matter with the management and where appropriate those charged with governance. If the management or those charged with governance, if they do not provide the auditor with sufficient information,
that supports the entities is in compliance with laws and regulation, and in the auditor's judgment the effect of suspected non-compliance is material to the financial statements, the auditor shall then obtain what लीगल एडवाइस कि बाबा इसका क्या करना है, इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, बराबर, कि क्या इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, क्या क्या इनके अगेंस्ट कोई पेनल्टीज हो सकती है क्या, तो वो अपन ने देखना है. इफ द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सो क्या लिखा है, ये किस पॉइंट में सेंस में आएगा, if they do not provide sufficient information, if sufficient information about non-compliance cannot be obtained, barabar, the auditor shall evaluate the effect of lack of sufficient information, effect of lack of sufficient appropriate audit evidence on the auditor's opinion. तो हम लोग ये ऐसे 705 के हिसाब से देखेंगे. And the implications of non-compliance in relation to other aspects of the audit, including auditor's risk assessment and reliability of written representations, and then take what appropriate action. So ये अपने को अगर नॉन कंप्लायंस स्पेसिफिकली, ये कब है स्पेसिफिकली नॉन कंप्लायंस अगर मिला है तो क्या करेंगे यहां पे, लिखो when non compliance ये लिखते रहना बहुत जरूरी, नहीं तो नींद आ जाएगी, ठीक है ना. ठीक है. सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द एक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस. सुनो ना, ये इतना नहीं लिखते, बहुत ज्यादा वो गंदा दिख रहा है. बराबर. सो अंडरस्टैंडिंग द एक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, इसमें सेकेंड पॉइंट क्या बोला, द फ्रेमवर्क, ये आपको समझना है कि किसमें आपको नहीं हुआ है, एंड देन यू हैव टू इवेल्युएट व्हाट इज द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ऐसे केस में अब ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, नंबर वन, डिस्कस मैटर with management or those charged with governance, obtain sufficient information. दो बातें होगी, sufficient information is not provided, obtain legal advice. बराबर. if it is not provided or if he is unable to obtain,
लीगल एडवाइस भी नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे केस में इवैल्यूएट इम्पैक्ट ऑन हिज ओपिनियन, ये लिखा है ना वर्ड. सो implications of non-compliance, effect of lack of sufficient appropriate evidence, if sufficient information cannot be obtained, evaluate the effect on the lack of sufficient appropriate audit evidence on his opinion. बराबर. और इस चीज का है implication on, आपको क्या देखना है, implication on risk assessment. Second, implication on risk assessment, भूल गया मैं. सेकेंड पॉइंट क्या था? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, याद आ गया. ये आप लोग को देखना है. अदर एस्पेक्ट्स में रिस्क असेसमेंट एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एंड देन अकॉर्डिंगली टेक व्हाट अप्रोप्रिएट एक्शन. सो ये जो है, अगर नॉन कंप्लायंस मिला है तो पहले तो पूरा अंडरस्टैंडिंग लो एक्ट का, और समझो कि व्हाट इज द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके हिसाब से फिर आप आगे जाइए और ये काम कीजिए. लिखो, मतलब कंप्लीट करो जो बचा हुआ है वो. चलो, लेट्स नाउ फिनिश दिस. ये सब होने के बाद अब हम लोग को रिपोर्टिंग करने का है और डॉक्यूमेंटेशन करने का है. चलिए खत्म करते हैं इस बात को. सो रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, क्लाइमैक्स. सो रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस टू टीसीडब्ल्यूजी, अनलेस, जैसे वो 240 में भी पढ़ा था, अनलेस ऑल दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट, जब तक अगर वो सब लोग इन्वॉल्व नहीं है ना, देन therefore are aware of the matters identified and suspected of non-compliance already communicated by the auditor. Auditor shall communicate with those charged with governance matters involving non-compliance with laws and regulations that come to the auditor's assessment. If in the auditor's judgment the non-compliance referred to above is believed to be intentional and material, he shall communicate the matter to TCWG as soon as practicable. Communicate as soon as practicable अगर ये intentional है तो. If the auditor suspects that management or TCWG are involved, if management or TCWG are involved in the non-compliance, then he will communicate the matter to the next higher level of authority at the entity if it exists, such as the audit committee or supervisory board, where no higher authority is there. ठीक है,
If no higher authority is exist, the auditor believes that the communication may not been acted upon or is unsure as to the person to whom they reported, the auditor is then needed to obtain what? The legal advice. Clear एकदम? Yes. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि बॉस आप लोगों ने किसे कम्युनिकेट करना है? TCWG, बराबर है कि नहीं? अगर ये इंटेंशनल है, बराबर है, इंटेंशनल है, तो एकदम जल्द से जल्द, बराबर है। अगर ये टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है तो ऑडिट कमिटी और सुपरवाइजरी बोर्ड को आपने बताना है। ठीक है, डन। रिपोर्टिंग, अब नॉन कंप्लायंस रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So next, if the auditor concludes that non-compliance has material effect on financial statements and has not been adequately reflected, then he will, as per 705, either qualified or adverse opinion on the financial statements. क्योंकि here he has obtained sufficient and appropriate audit evidence to conclude that material misstatement exists. अब वो उसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके हिसाब से, मतलब वो क्वालिफाई यहाँ पे वो मतलब परवेजिव है या नहीं है, उसके हिसाब से वो क्वालिफाइड या एडवर्स देगा। सेकेंड पॉइंट, इफ द ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड, दैट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, then he will give a qualified or disclaimer of an opinion. If he is unable to determine the non-compliance because of the limitations, then again he will evaluate the impact as per SA 705. So यहाँ पे अपना ऑडिट रिपोर्ट में कैसे रिपोर्ट करना है। Law and regulatory enforcement authorities, if the auditor has identified non-compliance, the auditor shall determine whether he has responsibility to report outside the entity. अगर है तो रिपोर्ट कर दो। Documentation shall document the non-compliance. Done.
चलो लिख लो, और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। चलो, नाउ विद दिस, इस पर्टिकुलर चैप्टर का अपना क्या हो गया बच्चों? मजा आ रहा है आप लोगों को? कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस। सो ऐसे 250 खत्म हो गया अपना। अभी नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज नाउ 3 स्टैंडर्ड्स अपने और बाकी है, 260, 299 एंड 402। ऐसे ही ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर जो है जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएगा अपना। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स ही एकदम मस्त। ठीक है जी। तो चलिए फिर आज अभी शुरू करते हैं अगला स्टैंडर्ड जो है बेटे, सिंपल सा स्टैंडर्ड है, एसे नंबर 260, जो बात करता है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस। अब ये देखो ये क्या है, कितना कैसे है, बहुत सारी चीजें आपको समझाएंगे। टीसीडब्ल्यूजी पहले स्टैंडर्ड का पूरा ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 260 में कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। सिर्फ क्या क्या बातें हम लोग को टीसीडब्ल्यूजी को बताना है, क्यों बताना है, कैसे क्या, इसके बारे में सब बात करेंगे। तो कौन होते हैं टीसीडब्ल्यूजी, कौन सी बातें बतानी है टीसीडब्ल्यूजी को, तो ये सब बातें होगी। स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखा हुआ है देखो 260 में, कि टीसीडब्ल्यूजी कौन है, क्या इंपॉर्टेंस है उनको कम्युनिकेट करने का, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर को, कौन से मैटर्स को हमने कम्युनिकेट करना है और उन मैटर्स को डिटेल में बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद लिस्टेड एंटिटीज के केस में क्या आपको कम्युनिकेट करना है और किस तरीके से, एंड द प्रोसेस। ऐसा जो है ना, ये 3-4 पेज का ये सिंपल सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। रेडी है अपन सब लोग? कम्युनिकेशन विथ दोस्त चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। चलो लेट्स गो। एसे 260, एसे 260 डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एकदम आराम से सिर्फ समझना है इसको। डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी with those charged with governance in the audit of financial statements. First, who are those charged with governance? कौन? Those charged with governance denote the person, organization, denotes person, organization, that is a corporate trustee with the responsibility for overseeing the strategic direction of the entity
एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। मतलब जो भी कोई व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन कहां कैसे किस हिसाब से जा रही है, कहां पैसे लगाने, कहां पैसे नहीं लगाने, बराबर है कि नहीं, उसको मैनेज करना और सब कुछ जिम्मेदारी लेना उस ऑर्गेनाइजेशन की, अकाउंटेबिलिटी, बराबर, टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटिटी। तो ये सब जिम्मेदारी उनकी है। सो दोज पर्सन्स, क्या बोला, दोज पर्सन्स और दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बाबा वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन of the entity, the accountability of the entity are called as what, those charged with governance. as the name suggests ना कि उनके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने की जिम्मेदारी है। दिस इंक्लूड्स, अब इनके इस रोल में क्या क्या काम है, ठीक है, आइए देखते हैं। दिस इंक्लूड्स overseeing the financial reporting process. For some entities, those charged with governance, right, may include management personnel. For example, executive members of governance board of a private or public sector entity, or owner manager. Governance structure vary by entities, reflecting influences such as different cultural and legal backgrounds, size, ownership characteristics. For example, in some entities, a supervisory board exists that is separate from executive board. In other entities, both supervisory and executive functions are performed by a single board. In some entities, TCWG hold positions that are integral part of the entity's legal structure. For example, company directors. In some cases, some or all TCWG are involved in managing the entity. In others, TCWG comprise of different persons. मतलब आपको समझना है कि बेसिकली इनका काम जो है ना, समझते इधर आओ, चक्कर मत आने दो। बारी चार्ट बनाया मैंने इसके लिए, मतलब बनाऊंगा अभी आपके लिए, देखो, ठीक है। सबसे पहले तो लिखो मत, लिखने का समय दूंगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया बनाने वाला हूं। तो अभी लिखो मत, अभी सिर्फ समझो बात को। पहले एक बार ये TCWG कौन है ये क्लियर हो गया ना, फिर इनको क्यों हम लोग रिपोर्ट करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, ये बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोग। पहले ये व्यक्ति कौन है ना, इसके बारे में आप समझिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो
सो टीसीडब्ल्यूजी जो है ना बेटा, इनका ये काम है। ठीक है। सो दे आर द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस कौन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट इज द ट्रस्टीज, कॉर्पोरेट ट्रस्टीज होते हैं ना, सो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है कि सब बराबर हो है या नहीं। सो ये जो है ना, इनकी जिम्मेदारी होती है कि बाबा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, मतलब किस दिशा में अपने को ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है, अकाउंटेबिलिटी फॉर द एंटिटी, ओवरसाइट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा, इस सब के ऊपर ध्यान देना है। करेक्ट है एकदम, यस। तो बेटा आप समझिए बात को, स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करना है। सो टीसीडब्ल्यूजी इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ये समझ में आया आपको? यस, फर्स्ट 3 लाइंस डन, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, अभी इसमें कौन कौन कैसे क्या खिचड़ी बनती है ये जरा देखेंगे। अभी क्या हुआ, फर्स्ट ध्यान दीजिएगा इधर, फॉर सम एंटिटीज, अभी टीसीडब्ल्यूजी में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल, मतलब इसके अंदर मैनेजमेंट के लोग भी शामिल हो सकते हैं, में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं, मेंबर्स ऑफ गवर्नेंस बोर्ड ऑफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। सो ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। सो यहां पे आप समझिए, अब इसके अंदर कौन है, तो ये जो बात हम लोग कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा मित्रों, लिखना नहीं है आपको, ठीक है। सो आप समझिए कि यहां पे इधर जो है ना, ये दिस इज व्हाट मैनेजमेंट। अरे बहुत बढ़िया बनाने वाला हूं। इधर कौन है, मैनेजमेंट। और अब ध्यान से सुनना थोड़ा, इधर कौन है, ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो अब ये जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, इनमें कौन आ गया, है कि नहीं? यस। सो टीसीडब्ल्यूजी बराबर है कि नहीं, इसके अंदर मैनेजमेंट के भी लोग शामिल हो सकते हैं। क्लियर है एकदम? सो टीसीडब्ल्यूजी के अंदर आप समझो बात को, वी मे इंक्लूड व्हाट, द पीपल फ्रॉम द मैनेजमेंट। सो टीसीडब्ल्यूजी may include what, the persons from the management or the executive board। बराबर है, तो मैनेजमेंट के कुछ लोग भी क्या हो सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी के अंदर आ सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नेंस बोर्ड बराबर मैनेजमेंट पर्सनल, ये आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है एकदम, यस। नाउ द सेकेंड, गवर्नेंस स्ट्रक्चर may vary by entities reflecting influences such as different cultural, legal backgrounds, size and ownership characteristics। For example, ये second point अभी, for example some entities, a supervisory board exists that is separate from executive board। In other entities, both supervisory and executive functions are performed by single board। ठीक है। इन सम एंटिटीज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, अभी इधर क्या क्या एग्जांपल सिचुएशंस दिए, ध्यान से सुनना।
गवर्नेंस स्ट्रक्चर, साइज, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अलग, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। जैसे इन सम एंटिटीज क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देखते हैं, सुपरवाइजरी बोर्ड होगा और एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा। सो ये फर्स्ट पॉइंट ए। सेकेंड, कुछ एंटिटीज में सुपरवाइजरी बोर्ड और एग्जीक्यूटिव बोर्ड is run by a single board. B. In some entities, those charged with governance hold positions that are integral part of the entity's legal structure. बराबर, TCWG are integral part of the legal structure. That is company directors. मतलब कंपनी के डायरेक्टर जी TCWG है, तो ये C हो गया। In some cases, some or all of the TCWG are involved in managing entity. In others, those charged with governance and management comprise what? Different persons. समझा क्या बात को? तो मतलब ये जो है ना डी वाला पॉइंट, ये सी और डी, ये आपको समझ में आया क्या? सो ये जो भी काम काज हो रहा है, तो ये कैसे कैसे हो सकता है आप समझिए। सो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं, बी पॉइंट के अंदर, बी पॉइंट के अंदर क्या कह रहे हैं अपन कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर वेरी कैसे होगा। ओके, सो इधर और इधर सो दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर। एक क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल बी व्हाट? डिफरेंट। थर्ड पॉइंट अपन ने क्या कहा कि द सुपरवाइजरी बोर्ड एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड आर वन एंड द सेम। मतलब सुपरवाइजरी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज व्हाट? वन एंड द सेम, अलग अलग नहीं है। ठीक है, सो ये हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखा। फिर उसके बाद अपन क्या देख रहे हैं कि यहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स बराबर मे फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, दे आर इंटीग्रल पार्ट बराबर। सो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं यहां पे, जो गवर्नेंस बोर्ड बना है ना, गवर्नेंस बराबर, इट में हैव व्हाट? द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो ये भी टीसीडब्ल्यूजी में आ सकते हैं, करेक्ट है एकदम। सो ये सेपरेट बोर्ड हो सकता है, सुपरवाइजरी बोर्ड अलग एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड अलग। इधर लिख के रखता हूं आपके लिए, एसबी इज इक्वल टू सुपरवाइजरी बोर्ड, ईबी इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड। सो मैनेजमेंट के सारे लोग डायरेक्टर्स ये भी क्या हो सकते हैं, आपके सुपरवाइजरी बोर्ड में आ सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, आपकी मर्जी है वो, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये उनका रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये उनका रोल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। इससे वो लोग प्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये लोग कौन है, ये टीसीडब्ल्यूजी है। सुपरवाइजरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बी परफॉर्म by a single board बराबर। it can be what? hold the positions that are integral part of the legal structure like directors बराबर। ये सेपरेट हो सकता है, सिंगल हो सकता है, लीगल स्ट्रक्चर के पार्ट हो सकते हैं। सम और ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर एंगेज्ड इन द मैनेजिंग एंटिटी एंड टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग आर व्हाट? डिफरेंट पर्संस। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, मैनेजिंग मेंबर्स अलग और टीसीडब्ल्यूजी के मेंबर्स अलग। अब इसमें ये जो है ना, अब इससे नेक्स्ट अभी क्या हुआ, ई वाला पॉइंट, तो यहां पे हमने क्या देखा कि टीसीडब्ल्यूजी अलग और यहां पे मैनेजमेंट अलग। तो ये जो है ना कैसे भी, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड,
हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, टीसीडब्ल्यूजी कैसा स्ट्रक्चर्ड है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बराबर है कि नहीं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब समझे क्या बात को। तो ये जो है ना, अपने को कम्युनिकेशन किसको करना है, इनमें से जो भी टीसीडब्ल्यूजी का हिस्सा है ना, बराबर, तो हम किससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब जो भी, जैसे वो बस टीसीडब्ल्यूजी का हिस्सा होना चाहिए। और वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वो ऐसे पर्सन या पर्सन्स है जिनका काम स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि जो पूरे ग्रुप को मैनेज करता हो, बराबर, तो कोई भी हो, बराबर, तो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टीसीडब्ल्यूजी। जी आपको समझ में आया। तो हम जो ऐसे पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमें इन्हें रिपोर्टिंग करने की बातचीत हो रही है, क्योंकि इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तुम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको इन्हें बताना है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। सो वेन एवर यू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन लोगों को रिपोर्ट करना है। ये कौन लोग हैं, ये इधर है, ठीक है। अभी नोट करो इसको, अभी मजा आएगा ना वीडियो। नॉनसेंस। चलो लिखो। होते जो मेरे सीने में दो, दूसरा दिल भी मैं तुम्हें देता तोड़ने को। दिलकश थी वो शाम पहले पहल, जबकि तुमसे मिली थी नजर। ऐसा चक्कर आया कि अब ये न जानू के जाऊं तो जाऊं किधर। हुस्साना तुम सामने थी एक पल, हुस्साना अगले ही पल थी ओझल। अब क्या बताऊं मैं, इस हाल में हूँ मैं, यहाँ वहाँ बस अपना दिल और होश ढूंढता हूँ मैं। मनहोशी दीवानगी, everybody wanna know, I feel like I really wanna be here with you. It's not enough to say that we are made for each other. It's love that is Hosanna true. Hosanna, be there when you call and I'll be there.
No sign, I'm feeling like my whole life has changed. I never wanna be the same. It's time to rearrange. I'll take a step, you take a step, and me, I'm calling out to you. Hello. चलो डन बच्चों, लास्ट 1 मिनट, हरी आप। उड़ती हुई तितली की रंगीन परछाई रचाती। चलो, so now we come to, in most entities governance is collective responsibility of governing bodies such as board of directors, supervisory board, सब मिलके भी इनकी क्या हो सकती है, so it is a collective responsibility as well, बराबर। so in smaller entities however one person may be charged with governance, for example owner manager। मतलब बॉटम लाइन अपन क्या कहते हैं कि TCWG कोई भी हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी भी, मतलब आपकी मर्जी है, बराबर। बट इंपॉर्टेंट उनका रोल क्या है कि बॉस दे आर द वंस विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी of overseeing strategic decisions of the entity. They are the ones with obligations related to accountability. This includes the financial reporting process. तो इनका ये रोल है, समझा गया। अब ये काम करने के लिए जो भी व्यक्तियों को आप लगाते हो उन्हें हम लोग कहते हैं एज व्हाट, द वंस हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस। क्लियर एकदम बात? यस सर। सो नाउ अब आफ्टर वी अंडरस्टैंड कि ओके भाई साहब कि ये होते हैं दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस, सो नाउ व्हाट इज द पॉइंट वी हैव टू डिस्कस इज सर सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस। कि why are we communicating with those charged with governance, why auditor is communicating। अब आपको देखो पढ़ने में ऐसा मजा आएगा ना, आप बोलोगे आप भी क्या कम्युनिकेट करना है, अब सर ये क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है चलो, सो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट with TCWG, and effective two-way communication is important in assisting the auditor and those charged with governance in understanding the matters related to the audit, in developing constructive working relationship. This relationship is developed while maintaining auditors independence and objectivity। मतलब आप समझिए, TCWG वालों को भी समझने दो कि हम लोग जो है हमारा ऑडिट कैसे करने वाले, तो लेट देम अंडरस्टैंड आवर ऑडिट। एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनाएंगे, अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी वॉन्ट। अगर मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन लगाया है तो आई टेल देम कि प्लीज रिमूव दिस, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर द टॉप लेवल। तो कभी भी आप देखोगे कोई भी स्टैंडर्ड में कि अगर आपको दिख रहा है कि फ्रॉड हुआ है तो वी से दैट वी हैव टू रिपोर्ट इट टू TCWG। अगर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगा है TCWG को बताओ। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि कोई नॉन कंप्लायंस विथ लॉ हुआ है, TCWG को बताओ। करेक्ट है, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है, तो उनको आपने हमेशा लूप में रखना चाहिए। तो इस वजह से आप उनकी हेल्प करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे और एक अच्छा खासा ऑडिट का काम हो जाएगा। So that is the number one reason why we have to communicate with TCWG कि नंबर वन एक ऑडिट का उनको भी समझ में आ जाए और एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनाए। The auditor in obtaining from TCWG we also obtain what? Information relevant to the audit। तो हम लोग TCWG से ऑडिट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। For example, they may help us in understanding the entity and its environment, appropriate sources of evidence, providing information about specific transactions, क्योंकि उनका काम है about what strategic direction, about the oversight of financial reporting process, they are held for accountable। So
अगर आपको ऑडिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उनसे ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उन्हें हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प होगी कि वी विल बी हेल्पिंग देम टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, thereby reducing the risk of material misstatement। उनका भी तो काम था ना, हमने पढ़ा था कि they have to see the overseeing financial reporting process। तो जब ऑडिट करेंगे और हम लोग पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखेंगे तो इससे उनका फायदा होगा। सो इनको कम्युनिकेट करने से क्या क्या फायदा हो सकता है? सो नंबर वन, ऑडिट का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप डेवलप होगा, बराबर है। उसके बाद वी विल ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी एंड दे विल आल्सो फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है एकदम? यस सर। सो सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन नाउ, सो हियर नेक्स्ट पॉइंट, ये सब दिमाग में फिट होना चाहिए फाइनल लेवल पे, ठीक है ना। अब बोलोगे सर कितना पढ़ा रहे हो, बेटा सीए बनना है अभी और ये एकदम कोर सब्जेक्ट है, तो एक एक पूरा डिटेल में इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी था। इंटर में हम लोग सिर्फ देखिए जो ग्रुप को मैनेज करता है, हाँ ओके। आज इसका डेफिनेशन, इसका मतलब टीसीडब्ल्यूजी, ये पूरा क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहिए इसको। समझे क्या बात को? यस सर। सो सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एक तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट होगा, उनको बताएंगे हम लोग टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ठीक है। एंड सेकेंड वी विल डेवलप रिलेशनशिप, एक रिश्ता बनाएंगे उनसे, कौन सा? कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? एज एन ऑडिटर वी विल बी एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिट फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, बराबर है। एंड तीसरा, ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस बाय टीसीडब्ल्यूजी, उनके लिए फायदे में रहेगा ना ये, ठीक है जी, डन। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर? चलो फटाफट कर लेते हैं बात, ये इजी है। कम्युनिकेट क्लियरली with those charged with governance the responsibilities of auditor in relation to the financial statements and an overview of the planned scope and timing of the audit। तो मैं आपको क्या कम्युनिकेट करूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इससे हम लोग सिग्निफिकेंस क्या था कि हम लोग क्यों कि बाबा क्या क्या फायदा होगा आप लोग। अब इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वाई एम आई कम्युनिकेटिंग, व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव ओवर हियर, कि आई विल टेल यू व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर, ठीक है ना। एंड व्हाट इज माई प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द एंटायर ऑडिट, बराबर। देन मैं जब ये तुमको बातें बताऊंगा, सो व्हाट आई डू इज टू ऑब्टेन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ऑडिट, टू प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी आर ऑब्जर्वेशंस अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट that are significant and relevant to their responsibility to oversee the financial reporting process। अब समझ में आया ना आपको कि हम लोग क्या क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? एंड टू प्रमोट व्हाट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। सही है एकदम भाई। बाय ऑडिटर
सो क्या क्या कम्युनिकेशन होगा भाई ऑडिटर? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट एंड planned scope and timing, ये हम लोग फर्स्ट कम्युनिकेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट। सेकेंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू TCWG's oversight of फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। उनका ऑब्जेक्टिव था ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग दे देंगे उनको बाय TCWG। वो लोग अपने को क्या देंगे? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिट, ठीक है। एंड इससे नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी एन इफेक्टिव टू-वे कम्युनिकेशन। इसीलिए हम लोग ने इनसे वार्तालाप, कम्युनिकेशन करना चाहिए। क्लियर है एकदम? लिखो। ओके, so determining the appropriate, the auditor shall determine the appropriate persons, ठीक है, कि कौन अप्रोप्रिएट TCWG है एंड उसको कम्युनिकेट करने का। फॉलोइंग मैटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो जो हमने अभी अभी देखा था, इधर ये 2 पॉइंट देखा था ना हमने कि कम्युनिकेट करने का, ये 2 पॉइंट अब उसको डिटेल में उन्होंने बता दिया, ठीक है। सो क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन वाला मैटर जो है अगले सेशन में डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। और फिर उसी अगले सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट SA 299। छोटा सा स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला एक स्टैंडर्ड है, मतलब ये है, वो थोड़ा भारी वाला है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो कल के सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बातचीत करेंगे। ओके बेटा, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये तो क्या बहुत हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए,
सो कौन से मैटर्स को डिस्कस करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कल, नेक्स्ट सेशन में कल। बाय बाय।